अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये सब आके वापस क्यों जा रहे हैं सारे? सर जा नहीं रहे सर, नीचे शो होंगे आपको, स्क्रॉल करें। अच्छा नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, अटेंडिस में शामिल हो रहे हैं ये। अभी तक सब नहीं आए। आप सबने फोल्डर चेक कर लिए? वहां पे सारी चीजें मैंने अपलोड कर दी हैं। यस सर। लेट्स हैव अटेंडेंस। हमजा अबरार, प्रेजेंट सर। अमाद अहमद, अमाद अहमद, प्रेजेंट सर। काशिफ रज्जाक, सर। शाम अहदर। माइक को बंद कर दें बाकी सब। एहतशाम हैदर, प्रेजेंट सर। सलमान सईद, प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फिकार, हमजा जुल्फिकार, हमजा जुल्फिकार, नबील शाइक, नबील शाइक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। मोहम्मद हसनैन अरशद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर राजा, प्रेजेंट सर। इब्राहिम खालिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जुनेद खान, यस सर। प्रेजेंट। मेहरान इकबाल, प्रेजेंट। मुहिब उल्लाह अरशद, प्रेजेंट सर। मुहिब वाहाज नासिर, प्रेजेंट सर। फरियाब आलम, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद, मोहम्मद वाजिद, जाहिद हुसैन, सर। जाहिद हुसैन, जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। अली रिजवान मसूद, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, राना मोहम्मद Present, sir. तहसीन, मलिक बासित फराज, बासित फराज, मशल अहमद, प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला खान, प्रेजेंट सर। मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। सईद जोहेर अहमद फयाज, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलिका जावेद, मलिका जावेद, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट सर। फैजान महमूद, प्रेजेंट सर। हसन जिया, प्रेजेंट सर। मुश्तबा हैदर, सर। शेर खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली खान, प्रेजेंट। असदुल्ला नुमान, प्रेजेंट। शम्स मुशर,
मुशीर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद, मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। कौन? सर मोहम्मद साद। मोहम्मद उस्मान खालिद, प्रेजेंट सर। फरहान बदर, प्रेजेंट सर। फरहान, बिलावल खान, प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल, अली अरशद मुगल, प्रेजेंट सर। वक्कार अहमद बुख्ती, प्रेजेंट सर। आलिया तसद्दुक, Present, sir. Excuse me, Okay. sir. You marked me absent. Malaika present. कौन? Malaika. मलाइका, आप फिर उस वक्त क्यों नहीं बोली? The mic wasn't working. That's why I couldn't speak. ओके, अब आपको प्रेजेंट कर दिया। और कोई जो बाद में आया है? मलिक बासित फराज जी, सर मोहम्मद वाजिद BME 18305 3056 मोहम्मद वाजिद। एनीवन एल्स जो आ गया? जी बताएं। सर बस इसका इंटरनेट का इशू है सर। कौन? बस सर हमजा जुल्फकार आ गए। हमजा जुल्फकार, हमजा जुल्फकार एब्सेंट है। मलिक बासित फराज, सर उसकी लाइट चली गई है, उसने भी कॉल किया सर। ओके, उसे मैं प्रेजेंट कर देता हूं फिर। और कौन है? सिर्फ एक एब्सेंट है। ओनली वन इज एब्सेंट। ठीक है, सो आई एम सबमिटिंग योर अटेंडेंस। ओनली हमजा जुल्फकार एब्सेंट है, बाकी आप सब प्रेजेंट है। मैं टीम्स में जाके देख लेता हूं आप में से कितने प्रेजेंट हैं। और टीम्स के अंदर भी मेरे पास अभी सारे नहीं मौजूद, 36 मौजूद है मेरे पास। ठीक है ना, 4 अभी भी टीम पे नहीं है। मैं मुसलसल लेक्चर के अंदर ब्रेक करके आप सबको इंटरएक्टिवली इन्वॉल्व करूंगा। अगर कोई उस वक्त एब्सेंट हुआ तो उसको मैं एब्सेंट लगा दूंगा। इसलिए यू डोंट हैव टू लीव द क्लास, आपने पूरी क्लास अटेंड करनी है। ओके, और मैं यहाँ पे बार बार आपको इंटरएक्टिवली आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा। ओके सर। और आपने अपना क्लास मटेरियल देख लिए, वहां पे मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं। ये एक असाइनमेंट भी मैंने अपलोड किया, आपको मेरा नजर आ रहा है ना डेस्कटॉप? यस सर। ये डेस्कटॉप जो है, ये पहली असाइनमेंट आपको दी है जो अगले फ्राइडे को ड्यू है, 26 तारीख को, बिफोर द क्लास, बिफोर जुमा प्रेयर आपने ये जमा करानी है। बिफोर जुमा, क्लास से पहले नहीं, बिफोर जुमा आपने करानी है। 2 बजे है, 2 बजे से पहले पहले आ जानी चाहिए जब मेरी क्लासें शुरू होंगी। आपने जमा करानी है। और इसमें याद रखिएगा, ये सबमिट द हैंड रिटन सोल्यूशन होगा। मुझे कोई टाइप्ड फॉर्म में कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए जी। आपकी आवाज नहीं क्लियर हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? ओके, आप सबने हैंड रिटन असाइनमेंट जमा करानी है और उसकी सारी जितने पेजेस होंगे उसके स्नैप लेके एक सिंगल PDF फाइल बिल्कुल तरीके से 1 2 3 नंबरिंग के साथ आपने पोर्ट्रेट फॉर्म में वो मुझे जमा करानी है, ताकि 1 सिंगल फाइल होगी इन PDF फॉर्म। ओनली देन आई एम गोइंग टू चेक योर असाइनमेंट। अदरवाइज आज विल अज्यूम कि आपने सबमिट नहीं कराई। ये सबमिट कराने की रिक्वायरमेंट में से एक रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी अ सिंगल PDF फाइल जो आपने अपलोड करनी है। मैंने आपके इसके फोल्डर में ये असाइनमेंट रख दिया। एक्टिविटी अभी जनरेट मैं कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर, तो एक्टिविटी भी जनरेट हो जाएगी और 25 दिसंबर को 2 बजे तक की वो आपके टाइम है, उस वक्त तक आपने फ्राइडे को नेक्स्ट को जमा कराना है।
और ये सारे सवाल जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है वहां पे पूरे फार्मूलेशन डेवलपमेंट है जो जो पूछा गया, और जहां पे ये वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को यूज करके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और आपने इस सारे के यहाँ पे भी एक्चुअल वैल्यू सॉल्व करनी है, वहां पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक एक्चुअल बनानी है विद न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट फ्राइडे को मैं आपकी क्विज लूंगा, आपका क्विज होगा। और ये याद रखिएगा दोनों सेक्शन का मैं डिफरेंट क्विज लेता हूं। ये ना करें कि आपने पहले सेक्शन में क्विज लिया तो उनसे कॉपी लेके उसी को सॉल्व करके मुझे सबमिट कर दें, आई विल मार्क इट 0, क्योंकि आपने कॉपी करके उधर से दिया। मैं हर एक का क्विज सेपरेट लेता हूं, हर सेक्शन का। इट इज टोटली ए डिफरेंट क्विज, ये रिमेंबर रखें आप। ओके, तो इसलिए ख्याल रखिएगा। आपकी क्विज नेक्स्ट फ्राइडे को क्विज भी होगी, और उससे पहले आपने असाइनमेंट जमा करानी है। आज तक का जितना मटेरियल मैंने आज कवर किया ये क्विज में होगा। आज का लेक्चर इंक्लूसिव है, आज के जो वेंसडे को लेक्चर होगा वो इंक्लूडेड नहीं है। और इंशाल्लाह हम अब लेक्चर शुरू करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इसके साथ हमने लास्ट टाइम लेक्चर कहाँ पे खत्म किया था? इस प्रॉब्लम को किया था हमने थॉरोली। मैं एक और बार आपको यही प्रॉब्लम बहुत थॉरोली आपके साथ कर रहा हूं, ताकि आपको बहुत क्लियरली सारी बातें समझ आ जाएं कि प्रॉब्लम क्या है और किस तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। एक एक स्टेप में आपको डिटेल में कर रहा हूं, एंड दिस विल टोटली गाइड यू हाउ टू डू द असाइनमेंट। और किसी भी FEM की प्रॉब्लम को करने के लिए आपको एक डिटेल पता होगा किस तरह स्टिफनेस मैट्रिक सॉल्व करते हैं, और किस तरह बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, और किस तरह आपको सारी चीजें, यू हैव ऑल द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम वहां से अभी कर लेंगे। ये हमारी प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया है। ये हमने क्या सॉल्व किया था लास्ट टाइम? दो स्प्रिंग्स हैं, आपस में अटैच्ड हैं। हमने दोनों स्प्रिंग्स के ऊपर 3 फोर्सेस, पहले पॉइंट पे जहां से स्प्रिंग अटैच्ड है वहां पे F1 लगा रहे हैं। सेंटर में दोनों स्प्रिंग जहां अटैच है वहां पे F2x की फोर्स लगी हुई है। एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ऑल एम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, और जहां पे सेकंड स्प्रिंग खत्म हो रहा है वहां पे F3x फोर्स लगी। पहले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक है, और आपने ये सारा एनालिसिस कंपोज्ड ऑफ 2 स्प्रिंग लोडेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, ये याद रखिए। दिस इज द एक्सटर्नल फोर्सेस F1x, 2x, F3। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं वही ग्लोबल फोर्सेस होती हैं। तो इनडायरेक्टली आपको ये ग्लोबल फोर्सेस, आपको यहाँ पे F1, F2, F3x जो है जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो अप्लाई हुई है। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, वो K1, K2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करके आपने इसका पूरा FEM फॉर्मुलेशन करनी है, और इस पे सारा सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को विद डिफरेंट मेथड ऑफ बाउंड्री कंडीशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास आगे है केस। ये हमारा ग्लोबल सिस्टम था जो यूनिवर्सल एक एक्सटर्नल सिस्टम है जिस पे हमने किया। तो सबसे पहली चीज जो होती है जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिटाइजेशन। उस डिस्क्रिटाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? हम एलिमेंट डिफाइन करते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट डिफाइन करने के बाद फिर हम डिफाइन करते हैं उन एलिमेंट्स को कनेक्टिंग सारे नोड्स को। तो हमारी पहली डिस्क्रिटाइजेशन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट को हम पहला नोड कहते हैं, और इस स्प्रिंग के एंड पे उसे दूसरा नोड कह के पहले स्प्रिंग को पहला एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे स्प्रिंग को हम दूसरा एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, और उनके ग्लोबल नंबरिंग जो है 1, 2, 3 करके हमने टोटल नोड नंबरिंग कर दी है, जिसे हम कहते हैं कि अब हमने इसकी मैशिंग कर दी है। As a result of meshing of this system, we have 2 elements and 3 nodes. Okay? अब हमारे पास जो अननोन होगा यहाँ पे वो इन तीनों नोड्स के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है that will be our unknown. इन अननोन्स को हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम एक डायरेक्ट मेथड के थ्रू FEM की फाइनाइट एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है वेक्टर फॉर्म में उसको डेवलप करेंगे। ये अब हम आ जाते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। हमने डिस्क्रिटाइजेशन जब सारी कर दी है, 2 एलिमेंट्स बना दिए हैं और उनके 3 नोड्स डिफाइन कर लिए हैं, तो इंडिविजुअल एलिमेंट, चाहे वो एलिमेंट 1 है चाहे वो एलिमेंट 2 है, हम उसके लोकल लेवल पे उसको जो है एनालाइज करें बिहेवियर ऑफ ए सिंगल एलिमेंट।
रिमेंबर दैट इट इज द बिहेवियर ऑफ ए सिंगल एलिमेंट के बिहेवियर को हम कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट के बिहेवियर को हम डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज द बिहेवियर विच वी आर डिफाइनिंग। तो सिंगल एलिमेंट इट इज इररिस्पेक्टिव कि एलिमेंट 1 है या 2 है, एक एलिमेंट को, उस एलिमेंट की जो हमारी जेनेरिक नोमेनक्लेचर है, जो जेनेरिक नंबरिंग सिस्टम है, स्टार्टिंग पॉइंट को पहला नोड हम डिफाइन करते हैं सिंगल एलिमेंट का, एंडिंग पॉइंट को हम नोड 2 डिफाइन करते हैं, और उस एलिमेंट की जो स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस है, उसको जेनेरिक के तौर पे के डिफाइन करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ दिस जो स्प्रिंग है उसको हम एल डिफाइन करते हैं। ये है, और ये आप देख लें कि यहाँ पे फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर हैट बना हुआ है। हैट मींस लोकल कोऑर्डिनेट, यानी सिंगल एलिमेंट के एक्सियल डायरेक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहे हैं। उसके पहली एलिमेंट स्टार्टिंग एलिमेंट जो है उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है और उसकी डिस्प्लेसमेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रही है उसको हम d1x का है, और जो दूसरा नोड है अदर एंड की जो फोर्स है हम उसे लोकल लेवल पे उसकी फोर्स को 2x कर रहे हैं, इस एलिमेंट से रिलेटेड जो फोर्स है, और इस एलिमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट है वो t2x है। ये हमने सिंगल एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। इस सिंगल एलिमेंट को अब हम कोरिलेट करेंगे। तो ये लोकल और ग्लोबल का क्या कॉन्सेप्ट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये हमारा x, y और z, these are the XYZ कोऑर्डिनेट जो कि हमारे ग्लोबल या एक्चुअल एक्सटर्नल सिस्टम का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये हमारी स्पेस के अंदर किसी एक जगह भी x हैट, y हैट और z हैट में हमारा लोकल कोऑर्डिनेट है, जिसकी x एक्सिस के लॉन्ग हमारा स्प्रिंग लगा हुआ है। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने उसे नोड 1 कह दिया, एंडिंग पॉइंट को हमने नोड 2 कह दिया ऑफ दैट सिंगल एलिमेंट। अगर दूसरा एलिमेंट हमारा इसके आगे लगा हुआ है, जिस तरह हमारा सिस्टम है, उसका x जो है यहां से स्टार्ट होगा, दिस विल बी 1 और फिर यहाँ पे 2 चले जाएगा, और उसकी y और z एक्सिस यहाँ पे चले जाएंगे, वो इसका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। x हैट, y हैट, z हैट, ये पहले वाले x का होगा, वो दूसरे वाले का होगा। तो इस तरह लोकल और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। तो किसी भी स्प्रिंग के अंदर जब हम उसको एक जगह से फिक्स करके उसको लगाते हैं तो दिस इज द के, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स जा रहे हैं, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से जो उसकी डिफॉर्मेशन है वो एफ एक्स है। जितना ये जब यहाँ पे ये फिक्स है, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट जब कॉमन हो जाए तो जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज आया है, दैट डिस्प्लेस चेंज इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट। F into displacement is with the coefficient of K, stiffness coefficient of the constant है। ये हमारा जनरल रिकॉल है। अब हमने क्या करना है, हमने ये लोकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो डिफाइन किया है वो पहले हमने डिफाइन किया था विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और अब उस पर जब आपने फोर्स लगा दी, दिस इज द एलिमेंट, ये हमने कहा कि ये फोर्स लगी है और उसकी ये एलिमेंट है। एंड यहाँ पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे जी, अब आप देखिएगा कि ये जो L था ये हमारा बिफोर अप्लाइंग द फोर्स है, हमने सिर्फ इस पे नोडल वैल्यूज को डिफाइन किया था। अब जब इधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, पहला नोड जो है डिफॉर्म करके dx1 पे आ जाएगा, दूसरा नोड जो है डिफॉर्म करके वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। जब ये सारी चेंजेस आ जाएंगी तो L हमारी ओरिजिनल लेंथ थी, और टोटल लेंथ जो है वो हमारी L dx1 dx2, मगर dx1 जो है वो बेसिकली F1 फोर्स पे से उसकी लोकेशन मूव हुई है, जबकि ये यहाँ पे d2 जो है यहाँ पे आ गया। तो जो dx2 और dx1 का डिफरेंस होगा, दैट्स बेसिकली दिस d जो कि डिफॉर्मेशन हुई है इन द स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग के रेफरेंस से हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं हुक्स लॉ को यूज करते हुए। तो हमारी इक्वेशन इस स्प्रिंग के लिए ये आ जाएगी k इंटू d2x माइनस dx1 इज इक्वल टू dfx2, फोर्स जो यहाँ पे अप्लाई हो रही है उसके बराबर आ जाएगा। और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो बेसिकली है ऑल द फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0,
तो हम उसको सम कर लें, तो सम करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन डायरेक्टली कह रहा है कि पहली फोर्स जो है वो सेकंड फोर्स के नेगेटिव होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को हम जानते हैं, तो दिस विल बिकम अ नेगेटिव। तो हमारे पास ये पहला इक्वेशन F2x का आ गया, ये दूसरी इक्वेशन हमारी F1x की आ गई। अगर हम इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखें तो F वेक्टर कॉलम वेक्टर ऑफ द फोर्सेस इनटू स्टिफनेस मैट्रिक इनटू द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं K इंटू dx1, K इंटू dx1 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, K जो K पॉजिटिव हो गया, ये K dx1 इंटू K माइनस dx2 माइनस K इंटू dx2 विल गिव यू fx1। तो ये हमारी जो है इस लाइन का हो गया, और ये वाली जो हमारा पहली लाइन है वो यहाँ से माइनस K इंटू dx1 माइनस K इंटू dx1 ये आ गया, माइनस K इंटू dx1 प्लस K इंटू dx2 प्लस K इंटू dx2 गिव यू द F2x। तो यहां तक हमने ये एक लोकल सिंगल स्प्रिंग एलिमेंट की हमने FEM की फॉर्मुलेशन कर ली है, स्टिफनेस मैट्रिक्स का इक्वेशन डेवलप कर लिया है। यहां तक कुछ पूछना है? एवरीथिंग इज क्लियर? चलें फिर आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपने देख लिया। यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। दूसरा ये सिंगुलर है, अगर आप इसको सॉल्व करें k स्क्वायर माइनस 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 k स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अब अगला स्टेप हमारा ये है कि ये जो हमने एक जेनेरिक इक्वेशन बनाई है किसी भी स्प्रिंग एलिमेंट के लिए, उसको हम एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 के मुताबिक रीफ्रेज कर रहे हैं, यानी उसको अब हम उस रेफरेंस से लिख रहे हैं कि इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एलिमेंट 1 एंड इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू एलिमेंट 2। ओके, तो जब हम इसके रेफरेंस से लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा? स्टिफनेस मैट्रिक्स तो वही रहेगी, सिर्फ इसको हमने मेंशन करना है कि पहले नोड की पहले एलिमेंट की वैल्यू है और ये सेकंड नोड की पहले एलिमेंट की है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ऊपर हम इसको एलिमेंट शो कर देते हैं, तो ये वेक्टर एलिमेंट 1 का फोर्स वेक्टर हो गया, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में हम एलिमेंट 1 एलिमेंट मेंशन कर दिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट 1 हो गई। स्टिफनेस मैट्रिक्स तो यही रहेगी विच इज इक्वल टू द एलिमेंट 1 की स्टिफनेस मैट्रिक्स है, और इसी को स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2, यहाँ पे भी 2 और 2 आ जाएगा। तो हमने एलिमेंट 1 एलिमेंट 2 के लिए इस जेनेरिक इक्वेशन को उसके मुताबिक इक्वेशंस को लिख दिया। तो हमने अगला ये किया है कि नाउ वी हैव बीन एबल टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ईच स्प्रिंग एलिमेंट, लेट्स ट्राई टू ऑब्टेन द बिहेवियर ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर की असेंबली के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है अब ये आ गया है, अब इसको हाउ डू वी रिलेट कोलोकल डिस्प्लेसमेंट टू द ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोकेट कह रहे हैं ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट में जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो ग्लोबल के डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगी, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारी यहाँ पे ग्लोबल और एक्सियल एक्सिस सेम है। तो हमारी यही एक्सिस हमारी ग्लोबल एक्सिस है और लोकल एक्सिस भी इसके अंदर कोऑर्डिनेट कर रही है। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी लोकल एलिमेंट है, ये जो लोकल एलिमेंट है उस पे F1x और dx1 जो एलिमेंट पे काउंट कर रहा है वही हमारी एलिमेंट 1 का d1x है, तो इट इज डायरेक्टली कोरिलेटेड। पहले एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट जो है इन द x डायरेक्शन वो ग्लोबल की पहले एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। इसी तरह जब हम पहले एलिमेंट की दूसरी की डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू d2x पहला एलिमेंट के बराबर है और ये d2x के बराबर है, दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगा तो कंपैटिबिलिटी नहीं आएगी, बीच में ब्रेक आ जाएगी या एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। कंटिन्यूटी इन डिस्प्लेसमेंट और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, जो पहला एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वही दूसरे की आनी चाहिए। तो जब हम दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस से d2 को देखते हैं तो दूसरे एलिमेंट की d1x की जो है डिस्प्लेसमेंट वही d2x की है, यहाँ की में होगी। इसी तरह थर्ड एलिमेंट की जो डिस्प्लेसमेंट है d3x जो है वो सेकंड एलिमेंट की दूसरे नोड की जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बराबर है। तो हमने ये कोरिलेट कर दिया लोकल डिस्प्लेसमेंट को, एलिमेंट की जो लोकल डिस्प्लेसमेंट है विद द ग्लोबल स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब इस चीज को यूज करते हुए हमने जो लोकल एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वेशन बनाई है इसको हम एक्सपेंड करेंगे। वी आर गोइंग टू एक्सपेंड दिस
एक्सपेंड करके हम उसको ग्लोबल मैट्रिक्स की शेप में उतने ही नोड पे ले जाएंगे जितने हमारे ग्लोबल में नोड है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो है यहाँ पे हमारे पास 3 नोड है, तो फोर्स वेक्टर में भी 3 नोड होने चाहिए, मगर चूंकि थर्ड फोर्स यहाँ पे नहीं है थर्ड नोड की, तो उसको हम 0 कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में भी थर्ड नोड की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम थर्ड की डिस्प्लेसमेंट तो लिख देते हैं। मगर उससे पहले आप ये देखिएगा, उससे पहले ये देखें, ये जो हमने लिखी है एलिमेंट की, यहाँ पे हमारा पहले जो था D1 पहले एलिमेंट की पहले नोड की डिस्प्लेसमेंट लोकल कोऑर्डिनेट में थी, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसी तरह D2 को हमने कन्वर्ट कर दिया पहली एलिमेंट की दूसरे नोड की स्ट्रेस को हमने D2x के साथ कर दिया। फिर हमने उसके बाद यहाँ के दूसरे वाले में भी हमने जो है यहाँ पे D12x था वो इक्वल टू D2x है, तो उस पर रिप्लेस कर दिया बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सेम। इसी तरह जो D2x सेकेंड एलिमेंट के दूसरे नोड की वैल्यू थी D3 है, उसको चेंज कर लिया। तो हमने लोकल एलिमेंट की जो मैट्रिसेस थी उसके डिस्प्लेसमेंट्स को लोकल डिस्प्लेसमेंट की बजाय हमने उससे ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो कोरिलेट करके वो वैल्यूज डाल दी हैं। तो हमारी ये वेक्टर जो है ये ग्लोबल वेक्टर हो गया। थर्ड एलिमेंट इसमें नहीं था, डिस्प्लेसमेंट उसे D3 उसी तरह रखा, मगर थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो को हमने 0 कर दिया। एज ए रिजल्ट ये हमारी यही मैट्रिक्स बन जाती है, इसको 0 0। सिर्फ हमने एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जितने यहाँ पे हमारे पास चूंकि सिर्फ 3 नोड थे तो एक ही एक्सिस ऐड हुई है, यहाँ पे 4 या 5 होंगे तो वो 4-5 रोज एंड कॉलम्स ऐड होकर उनकी सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी और वो इस तरह एक्सपेंडेड मैट्रिक्स बन जाएगी, एक्सपेंडेड वेक्टर्स बन जाएंगे ऑफ द लोकल मैट्रिक्स। इसी तरह हमने अब दूसरे एलिमेंट को किया है। दूसरे एलिमेंट में जो है हमारे पास F2 F3 है, ये F2 F3 है, उस एलिमेंट का पहला वाला नहीं है नोड का, पहली वाली DX नहीं है, तो उस रो को हमने सारे को 0 करना है और उसके कॉलम को 0 करना है। चूंकि ये वैल्यू 0 है, इधर की फोर्स इस पे नहीं आ रही, F1 वो नहीं आ रही, तो हमने इस पूरे को समझ नहीं है, लाइक फर्स्ट रो को हमने कैसे 0 किए जी? कौन से वाले में? सही, जिसको इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट किया, जिस मैट्रिक्स ये D1x हमारे पास नहीं है ना इस इक्वेशन में। सर ये सेकंड एलिमेंट को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब सेकंड एलिमेंट है ना, ये सेकंड एलिमेंट जो ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, इट मीन सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का पहला जो है D2x है, सेकंड एलिमेंट का दूसरा जो है D3x है, D2x और D3x, जिसका मतलब है कि D1x एग्जिस्ट नहीं करता। जब इस पे D1x एक्सेस नहीं करता तो वो वाली रो पूरी 0 हो जाएगी और वो वाला कॉलम 0 हो जाएगा। जब वो वाला रो और कॉलम 0 होगा तो पहले नोड वाली फोर्स भी तो सेकंड एलिमेंट पे नहीं आ रही ना, तो इसलिए वो वाली वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सर K को कैसे रिप्रेजेंट किया इसके अंदर, वो भी थोड़ा सा बता दें। K तो वही लिख दिया ना, उसी K को लिख दिया जो 2 और 3 के साथ है। 2 और 3 के साथ यही है ना K। हमने एक्सपेंड किया ना, एक्सपेंड किया तो इसमें रो ऊपर ऐड होगी, कॉलम पहले ऐड होगी, क्योंकि पहली वाली वैल्यू नहीं है। इसके अंदर जो है तीसरी वैल्यू नहीं थी, तो थर्ड रो में 0s आएंगे और थर्ड कॉलम में आएंगे, क्योंकि थर्ड वैल्यू नहीं थी, इसमें पहली वाली नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नो सर। क्यों पहली वाली है आपके इसके अंदर D1x? बताएं, इसके अंदर D1x है? नो सर, सेकंड एलिमेंट में नहीं है। नहीं है ना, तो फिर यहाँ पे रो कैसे आ सकती है? उसको 0 करना होगा ना आपको। यस। तो इसको कॉलम भी इसका 0 करना होगा, और जब पहली वाली डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो इसका मतलब वहां पे फोर्स भी कोई नहीं है, वो एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, एलिमेंट में वो नोड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए उस नोड जब एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी भी फोर्स 0 आएगी। जिस तरह हमने यहाँ पे थर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसकी 0 की। नाउ इट इज क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा लोकल पहले एलिमेंट का आ गया, एलिमेंट की फोर्स वेक्टर, पहले एलिमेंट का एक्सपेंडेड स्टिफनेस मैट्रिक्स, पहले एलिमेंट की मगर ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट, ये इसी तरह सेकंड एलिमेंट की आ गई। अब हमने जब ये डिफाइन कर दिया है
तो अब हम इसको आगे नहीं चलते, पहले एक और चीज देखते हैं। पहले नोट के ऊपर आप इक्विलिब्रियम कीजिएगा। पहले नोट पे जब आप इक्विलिब्रियम करेंगे, F1x जब इस पे अप्लाई होगा तो इसके इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि इसकी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आए पहले नोट के ऊपर। तो F1x माइनस पहले नोट की जो फोर्स है उसको करें तो दैट्स द इक्विलिब्रियम और द फोर्सेस इन द x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एट नोड 1। नोड 1 अपनी जगह पे स्टेबल होना चाहिए, वहीं पे रुका हुआ होना चाहिए, तो वहां पे आ गया। सर जब आप कैपिटल एफ और स्मॉल एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एफ आपको मैंने शुरू में कल परसों से ये आपको बता रहा हूं, कैपिटल जो है ग्लोबल को शो करता है और स्मॉल लेटर लोकल कोऑर्डिनेट को शो करता है। जी तो सर। ये ग्लोबल का और एक्सटर्नल और ग्लोबल सेम है। यहाँ पे हमने सारे एक्सटर्नल अप्लाई किए ना, विच इज ग्लोबल। जब आप सेकंड पे आएंगे तो ग्लोबल में F2x अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है पहले एलिमेंट की सेकंड नोट की फोर्स और सेकंड एलिमेंट की पहली फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो के उनका जो सम है वो 1 के बराबर होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा। दैट्स द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इसी तरह जब आप सर अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं लाइक हर एलिमेंट के ऊपर एक ग्लोबल फोर्स लग रही है इक्वल। जी, और यानी क्या हर आपने नोड के लेट ऊपर। अटेंड किया? क्या आपने लेट अटेंड किया? यस सर थोड़ा सा। तो मैंने पहले प्रॉब्लम स्टार्ट ही उससे की है अपनी। तो यही बात है, जब आप लेट आते हैं तो सारे लेक्चर को डिस्टर्ब करते हैं। फिर आप क्या बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं जहां से हमने शुरू करके पूरी बातें समझा दी। आप लोग कोशिश कीजिएगा। अभी मैंने लेक्चर 10 मिनट लेट स्टार्ट किया और उसके बावजूद आप लेट हैं। आपका नाम क्या है? सर शम्स मुशीद। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करिएगा शुरू में ही आए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए। क्या आप सिर्फ एक क्लास से हट के अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हो कि आपने पहले एक लेक्चर्स नहीं अटेंड किए पार्ट? अब थर्ड नोड के ऊपर जो हमारी ग्लोबल फोर्स है उसके अगेंस्ट सेकेंड एलिमेंट की नोड 2 की जो फोर्स है उसके बराबर होनी चाहिए। तो ये हमने एक फोर्स का इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमने कहा था ना कि एक तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट की जो है कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन लॉज को यूज करेंगे, दूसरा इक्विलिब्रियम। जब हमने ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन किया उसने हमें ये बताया है। अब इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बेस पे हमारा क्या इक्वेशन बन रही है? अब आप इसको इक्वेशन देखें तो F1x इक्वल्स टू पहले नोट की F1x, F2 जो है इक्वल्स टू इन दोनों का सम। जब ये इधर चले जाएगा तो दोनों का सम हो जाएगा, पहले के सेकंड नोड और दूसरे एलिमेंट के पहले नोड का सम। तीसरा जो है वो जो है दूसरे एलिमेंट का दूसरे नोड की वैल्यू के बराबर होगा। तो इनडायरेक्टली इस इक्वेशन को इनडायरेक्टली ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम यहां पे दोबारा लिख रहे हैं। अच्छा ये नीचे आया हुआ, इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख रहे हैं इन द वेक्टर फॉर्म F1x, F2x, F3x। बेसिकली वो क्या है? पहले का वेक्टर और दूसरे का वेक्टर। ये हमने पहले का वेक्टर बना दिया, ये दूसरे का वेक्टर बना दिया। अब जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो यही बात बनती है। ये हमारा पहले का एक्सपेंडेड वेक्टर जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, एक्सपेंडेड वेक्टर ऑफ पहला एलिमेंट का एक्सपेंडेड वेक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट। जब इसको हमने यहाँ डिफाइन किया तो ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, और अब हम पहले को और दूसरे को ऐड करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है which is exactly the equilibrium equation over here, which is exactly the equilibrium equation। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जो फोर्स वेक्टर है इट इज सेम एज, देखिए लोकल का एक्सपेंडेड फोर्स वेक्टर जो है उनको सबकी सम कर लें तो हमें ग्लोबल फोर्स वेक्टर का मिल जाएगा। ये हमारे पास पहली बात हो गई। फिर उसके बाद हमारे पास इक्वेशन क्या है? व्हाट इज आवर इक्वेशन? ये पहली एलिमेंट की इक्वेशन है और ये दूसरे एलिमेंट की इक्वेशन है। अभी हमने जो कहा है ग्लोबल वेक्टर का जो है फोर्स वेक्टर, वो लोकल के दोनों एलिमेंट की जितनी है फोर्स वेक्टर उसको ऐड कर दें तो वो हमारा ग्लोबल का बन जाएगा। तो ये ग्लोबल का पहले एलिमेंट का ये वाली हमारे पास चीज है एक्सपेंडेड में, दूसरे की हमारे पास ये चीज है जिसमें डी जो है ये ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये कॉमन है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बेसिकली आपने स्टिफनेस मैट्रिक ऑफ द एलिमेंट जो है उनको ऐड कर दें
तो हमारे पास ग्लोबल एलिमेंट मैट्रिक्स बन जाती है। तो सम ऑफ द एक्सपेंडेड स्टिफनेस मैट्रिक्स गिव यू द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये हमने फाइनली कंक्लूड किया है। एवरीथिंग इज क्लियर सो फार? यस सर। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। यस सर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। और इन ओरिजिनल स्ट्रक्चर टू स्प्रिंग्स द ग्लोबल स्टिफनेस में हमने ये एक्सपेंडेड मैट्रिक्स को किया था। यहाँ पे हमें उसने यही कहा कि इन दोनों को जमा कर लें एक्सपेंडेड मैट्रिक्स को। तो हम इन दोनों एक्सपेंडेड मैट्रिक्स को जमा करते हैं तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, विच इज देख लें कि डायगोनल के अगेंस्ट इट इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक, -k1 -k1 -k2 -k2 0 0। तो ये बैंडेड मैट्रिक्स बन रही है और एग्जैक्टली सिमेट्री है। इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इक्वल टू 0, जिसका मतलब है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमने अभी से बाउंड्री कंडीशन लगानी है। तो ये हमारी इक्वेशन, फाइनली जो हमारी इक्वेशन है, लोकल ग्लोबल फोर्सेस जो है ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के साथ ये स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। चाहे तो आप इसको इन्वर्स करके सॉल्व कर लें या इसके साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम 3 इक्वेशंस को लिख दें। ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 0 के साथ d3 चले जाता है, k1 dx1 k1 -k1 dx2 इक्वल्स टू fx1। और ये वाली जो इक्वेशन है ये इसके साथ आ जाएगी और ये वाली इक्वेशन इसके साथ। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में साइमल्टेनियस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दें तो आपको कुछ डिस्प्लेसमेंट, मगर अभी आपको बाउंड्री कंडीशन लगानी है, अदरवाइज इनका सम विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। हम इसको दोबारा एक बार रिविजिट करें तो हम रिविजिट करेंगे तो फिर भी हमारे पास वही चीज आ जाएगी। पहली फोर्स जो है ये हमारे पास हमने पीछे देखा था, ये पीछे हमने इक्वेशन देखी थी, ये भी पीछे डिफाइन की थी। अब F1x जो है हमारा D1, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैंने कट करना है, कॉपी। जी, ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन के रेफरेंस से आप देखें तो ये वाली पहली इक्वेशन है, F1x इज इक्वल टू Fx11, यहाँ पे 1 के बराबर आ जाएगी। ये Fnx इसके बराबर आ जाएगी। F2x जो है इक्वल टू दोनों का समेशन है, अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, जबकि ये वाली इक्वेशन F2x कह रही है F2x के बराबर है। अब जब आप इसको दोबारा रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, k1 dx1 minus dx2 k1 dx minus d2 जो x1 की आ जाएगी इक्वेशन, k2 d2x minus dx3 k2 d2x minus d3 जो कि f2 की इक्वेशन है। तो ये बेसिकली f1 प्लस fx2 की इक्वेशन होगी जो हमने पीछे बात की थी। दोबारा इससे भी वही इक्वेशन डेवलप होगी। इट्स जस्ट ए प्रूफ ओवर हियर। अब हमने क्या करना है, आप तीनों को सम अप करेंगे। अब यहाँ पे तीनों फोर्सेस को यहाँ पे सम अप कर दें, तीनों को सम अप करेंगे तो बेसिकली ये दोनों का एडिशन है और ये नेगेटिव है। एज ए रिजल्ट बहुत सारी चीजें जो है माइनस होके 0 पे आ जाएंगी वेक्टर फॉर्म की। अब हम इस पे आ जाते हैं, हमने क्या करना है, सम अब एटलीस्ट 1 बाउंड्री कंडीशन हमें देनी है, नोट एज स्पेस में मस्ट बी स्पेसिफाई। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारे पास जो चीजें हैं, जस्ट टू बी रिमाइंडर दैट हमारे लोकल ग्लोबल के अंदर डिस्प्लेसमेंट dx1 थी, यहाँ पे fx1 है, ग्लोबल पे dx2 थी और fx2 है, ग्लोबल में fx3 था, ये था k2 और k1 उनकी थी। जब आप लोकल में गए तो पहले एलिमेंट के रेफरेंस से dx1 और dx2 और एलिमेंट 1 ये सेकंड एलिमेंट के, तो ये आपस का लोकल एंड ग्लोबल का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हमें यहाँ पे जरूरी है कि हम इसकी अब कनेक्टिविटी बताएं। सेकंड नोड ऑफ द पहली एलिमेंट का सेकंड नोड जो है एक्चुअली नोड 2 है और ये सेकंड एलिमेंट का पहला नोड जो है वो नोड 2 है। तो हम उसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वहां पे डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नोड एलिमेंट कंटिन्यूटी टेबल, कुछ में चार्ट भी कहते हैं। इसके पहली कॉलम जो होती है अबाउट द एलिमेंट्स है, कौन से एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। पहला नोड और दूसरा नोड ये हमारा ऑलमोस्ट जो लोकल कोऑर्डिनेट सिंगल एलिमेंट का होगा उसका एक पहला नोड होगा और एक दूसरा नोड होगा और उस टेबल के अंदर हम फिल अप करेंगे वैल्यू ग्लोबल नोड्स।
पहले एलिमेंट का पहला नोड जो है वो पहला ही ग्लोबल नोड है और दूसरा नोड जो है वो भी दूसरा है, मगर सेकंड एलिमेंट का पहला नोड जो है ग्लोबल का दूसरा नोड है और सेकंड एलिमेंट का दूसरा नोड जो है ग्लोबल का 3 नोड है। इस चार्ट को या टेबल को हम कनेक्टिविटी चार्ट या कनेक्टिविटी टेबल कहते हैं। इस कनेक्टिविटी टेबल की बेस पे हम इसी मैट्रिक्स को, इन मैट्रिक्स को हम लोकल टर्म में डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है, पहले एलिमेंट की पहला नोड जो है ग्लोबल में पहले के बराबर है तो D1 एक्सिस को कोरेस्पॉन्ड करेगा और दूसरा नोड जो है D2 है तो D2 इधर एक्सपेंड करेगा। कॉलम में भी ये इसी तरह चले जाएगा, लो में भी इस तरह चलेगा। ये अनदर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग है। और इसी तरह एलिमेंट 2 को भी, एलिमेंट 2 के अंदर भी इसकी 2 वैल्यू है तो ये पहला एलिमेंट जो है D2x कहलाएगा और दूसरी कॉलम जो है D3x को कोरेस्पॉन्ड करेगी। इस तरह पहली रो जो है D2x को कोरेस्पॉन्ड करेगी और सेकंड रो D3 को। अब जब इसको हम एक्सपेंड करके 3 ग्लोबल में लिखते हैं, जिसका हमने बाद में प्रीवियसली ग्लोबल में एक्सपेंड किया था, इसी तरह अगर D1, D2, D3 3 कॉलम्स यहाँ बना लें और 3 रोज बना लें D1, D2, D3x, तो इसमें D1, D2x का तो ये यहाँ पे आ जाएगा K1 वाली पहली मैट्रिक्स और इसमें D2 और D3 है तो यहाँ पे D2, D3 में दूसरी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो व्हाट वी सी के पहली सिर्फ सेंटर में K1, K2 ऐड होगा, बाकी सारी मैट्रिक्स हमारी एग्जैक्टली अब वही हमारी ग्लोबल स्टिफनेस मेथड बन गई। या अनदर मेथड बाय यूजिंग द कनेक्टिविटी टेबल, आप इस तरह ग्लोबल मैट्रिक्स को भी बना सकते हैं। इस तरह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम अगले पे चलते हैं। अगले पे हम चल के हम उसको चलाते हैं शुरू से। अब हमने जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आई है उस पर बाउंड्री कंडीशंस लगानी, हमने उस पर बाउंड्री कंडीशन लगानी है और बाउंड्री कंडीशंस जो है दो तरह की बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। एक कहलाती है होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन और दूसरी कहलाती है नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। जब हम किसी एक जगह पे बाउंड्री कंडीशन जीरो कर दें कि एक डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दें तो हम उसे कहते हैं कि ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। और जब हम किसी एक जगह पे वन ऑफ द नोडल डिस्प्लेसमेंट पे उसकी वैल्यू डिफाइन कर दें, नॉन जीरो डिफाइन कर दें, तो हम उसे नॉन होमोजीनियस डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ये जो नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, इस पे हमने यहाँ पे नोड 1 को डिस्प्लेसमेंट जीरो किया है और बाकी दोनों डिस्प्लेसमेंट से किसी को भी वैल्यू नहीं दी और नॉन जीरो है वो, बट कोई वैल्यू नहीं असाइन की। सो दिस इज एन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। इज इट क्लियर नाउ? ओके, देन we'll move to the next। हमारी जो मैट्रिक्स थी, हमने ये मैट्रिक्स डिफाइन की थी। अभी हमें जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स मिली थी, हमने उसमें कहा है कि पहले नोड की वैल्यू जीरो है, तो हमने पहले नोड की D1x को हमने जीरो कर दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे F3x जो है 5 अप्लाई किया है। F3x जो है यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ पे कोई फोर्स 2 पे हमने कोई नहीं की तो फोर्स इक्वल टू जीरो है। F1 पे हमें, चूंकि हमने इसको जीरो कर दिया तो देयर मस्ट बी सम फोर्स व्हिच इज स्टॉपिंग तो मूवमेंट इसकी, तो यहाँ पे F1x पे कोई फोर्स होगी, तो हमारा ये फोर्स वेक्टर भी कन्वर्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। जो हमने दो स्प्रिंग की प्रॉब्लम की है कि एक कोने से हम खींच रहे हैं और दूसरे कोने को हमने फिक्स कर दिया है, तो हमारी इसके अकॉर्डिंगली अब K की वैल्यू 500 और 100 है यहाँ पे K1 एंड K2, तो उस हिसाब से K1 K2 की वैल्यू डाल दें तो K1 500 है, यहाँ पे K1 K2 ऐड हो रहा है, 500 और 100 ऐड करके 600 आ गया। बाकी 100 की वैल्यूज हमने इधर डाल दी, इसकी वैल्यू हमने जीरो कर दी, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अगर अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो पहली इक्वेशन जो है दिस रो इनटू दिस रो आप मल्टीप्लाई x1 के बराबर होगी, तो ये जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई, तो ओनली -500 dx2 इज इक्वल टू fx1। इस तरह आप 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपके बन जाते हैं, जिसको आप एवेल्युएट करेंगे तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए रो एलिमिनेशन मेथड से इसको 600 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 हो जाएगा और ये भी 600 हो जाएगा। जब आप इसको जमा करेंगे तो ये यहाँ पे 600 को जब जमा करेंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है ये 500 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 बचेगा और यहाँ पे होगा। तो यू कैन कैलकुलेट D3 500 से जब करेंगे 0.01 D3x आ जाएगा। सो यू विल हैव ए D3x 0.006 पे आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई किया था 500 के साथ और ये उसकी वैल्यूज कर।
इसको आप दूसरे तरीके से रो एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। ये वाली जो पहला dx1 0 था उसकी रो एंड कॉलम को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट बचता है, तो उसी को आपने सॉल्व करना होता है। और F1 में जब आप उसकी वैल्यू डालेंगे d2x 0.00 तब 5 न्यूटन आ जाएगा। वील हैव, तो इसको नोट कर लें, टू टेक केयर होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन बाय डिलीटिंग अप्रोप्रिएट रो एंड कॉलम फ्रॉम द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स सॉल्विंग द रिड्यूस्ड सेट ऑफ इक्वेशन। यानी इस ग्लोबल मैट्रिक्स को, ग्लोबल मैट्रिक्स में से रो और कॉलम को जिसको आपने जीरो किया, जो आपकी फिक्स थी d1x फिक्स था, वो रो एंड कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो आपकी जो बकाया बचेगी मैट्रिक्स उसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड दैट मैट्रिक्स विल नॉट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, और उसको आप इन्वर्स कर सकते हैं। और दूसरी इसमें खूबी ये है कि कहीं भी बोथ डिस्प्लेसमेंट और फोर्सेस कैन नॉट बी नोन एट द सेम नोड। किसी एक नोड पे फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको नहीं पता होंगे, या किसी एक जगह पे नोड की वैल्यू दी होगी डिस्प्लेसमेंट की, या किसी एक नोड उस नोड पे फोर्स की दी होगी, दोनों वैल्यू आपने डिफाइन कर सकते। नॉन होमोजेनियस बाउंड्री, अभी एक नॉन होमोजेनियस बाउंड्री की एग्जांपल आ गई है। दिस इज अ नॉन होमोजेनियस बाउंड्री। उसी प्रॉब्लम को हमने लिया है और हमने कहा कि ये तो हमने फिक्स किया ही था 0, मगर D3 थर्ड नोड पे हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, हमने वही डिस्प्लेसमेंट दे दी है कि नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन दी है कि थर्ड नोड पे 0.06 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। अब उस हिसाब से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हमें यहाँ की फोर्स F1 भी मालूम करनी होगी, F3 भी मालूम कर भी, बस इस प्रॉब्लम में F2 है ही नहीं, वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट करनी होगी, 2 कितना डिस्प्लेस हुआ है जब दोनों स्प्रिंग की। तो यहाँ पे हमारी जो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स थी, उस मैट्रिक्स में से पहली की वैल्यू हमने 0 कर दी है, दूसरी की वैल्यू जो हमने 0.06 वैल्यू दे दी है, सेकंड फोर्स वैल्यू नहीं थी। 3 इक्वेशंस है और 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन है हमारे पास। ये 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन है, तो हमारे पास ये बीच वाली इक्वेशन से आप डायरेक्टली d2x को मालूम कर लेंगे। d2x को यहाँ पे डालेंगे तो f1x मिल जाएगा, d2x को यहाँ डालेंगे तो f3x मिल जाएगा। साइमल्टेनियस 3 इक्वेशंस को वी कैन सॉल्व, तो हमें फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसके नतीजे में ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। जब इसको कॉल करते हैं तो d2x हमारा 0.01 आ जाता है और 1 इक्वेशन में, और इसको हम थर्ड इक्वेशन में जब डालते हैं तो वहां से हमें 5 न्यूटन आ जाता है और F1x भी -5 आ जाता है। तो इट शुड बी इक्विलिब्रियम, हमारे सारी फोर्सेस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो गए। इन दिस वे वी हैव एक्सप्लेन, हमने अब तक क्या किया है, व्हाट हैव वी डन। हमने ये 4-5 स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो किए हैं। नंबर 1, डिवाइड द प्रॉब्लम इन डोमेन इनटू नॉन ओवरलैपिंग रीजन्स। एलिमेंट्स और नोड सबसे पहले डिफाइन किए थे, वो करने के बाद हमने एक एलिमेंट का जेनेरिक डिस्प्ले मैट्रिसेस इक्वेशन बनाया था, स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाई थी, और उसको बनाने के बाद बिहेवियर एक्सपेंड, जो स्टिफनेस मैट्रिक्स लोकल स्प्रिंग की थी उसको हमने एक्सपेंड करके हमने ग्लोबल फॉर्म में लिखा था, जिसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट ग्लोबल हो गई थी, बाकी हमारी लोकल रहा था, उसको एक्सपेंड किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने जो है फोर्स वेक्टर जो है ग्लोबल का, उसको लोकल के सारे मैट्रिसेस को जमा करके वो बनाया था। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट फिर हमारी जो है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स के साथ ये इक्वेशन बन गई, चूंकि डी हमारा पहली ग्लोबल था, हमारा एफ जो है बाय एडिशन बन गया। और हमने देखा कि जो हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स है वो हमारी स्टिफनेस ग्लोबल मैट्रिक्स जो है लोकल ग्लोबल मैट्रिक्स की एक्सपेंडेड ग्लोबल लोकल मैट्रिक्स जो है उनको सबको सम अप कर दें तो हमारी ग्लोबल लोकल मैट्रिक्स बन जाती है। ये हमने सारा काम किया था। रिकॉल दैट हम यहाँ पे जो है बाउंड्री कंडीशन उस पर लगा के हैं, पार्टीशनिंग करके उसको बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं और वहां से फिर हम लोकली उसको सेव कर लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी स्टिफनेस मैट्रिसेस की, लेट्स सी दैट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो हमने अब तक डिफाइन, अब तक कोई एनी क्वेश्चन सो फार? स्टिफनेस मैट्रिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके मीनिंग क्या है, व्हाट आर दीज एलिमेंट्स मीन इन ए स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो ये स्टिफनेस मैट्रिक ग्लोबल की है, ये लोकल की है। हमने लोकल स्टिफनेस मैट्रिक के साथ हमने ये इक्वेशन डिफाइन की है, या उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप। तो अगर हम इसमें जाके देखें, इसके पहली चीज
ये पहली चीज देखें तो हम ये हमारा जो है ये वाली इक्वेशन है, अगर हम इस सारी चीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इक्वल्स टू F1, ये हमारी इक्वेशन बनती है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव्स द F1 वैल्यू। F1 वैल्यू को अब आप, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में अगर D2 और D3 को जीरो कर दे, इफ यू मेक D2 एंड D3 जीरो, तो फिर हमारे पास जो है F1 जो है इक्वल्स टू K11 इन D1। व्हाट डज दैट मीन? जे हम D2 और D3 को जीरो करने का मतलब है दोनों को हमने फिक्स कर दिया उसके अंदर। तो इसका क्या मतलब बना? F1 इक्वल्स टू K11 हो जाएगा, यानी फोर्स अलोंग नोड 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन नोड 1। नोड 1 के ऊपर अगर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट कर बने तो जो K11 की वैल्यू है वो उस नोड 1 की फोर्स बन जाती है। और एट द सेम टाइम अगर हम ये फोर्स अलोंग नोड 2 के ऊपर जो फोर्स है ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1, यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट नोड 1 पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट करें तो K21 जो है हमें K2F2 देता है नोड 1 के ऊपर यूनिट। ये हमने दोनों जीरो कर दिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए K2 इंटू दिस, तो ये भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो के साथ होगा। K21 इंटू D1 इज इक्वल्स टू F2। तो F2 हमें उस वक्त मिल रहा है कि F1 D1 को अगर जीरो करते हैं, हम उस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दें, तो ये सेकंड कॉलम, पहली कॉलम का रो की पहली वैल्यू जो है वो हमें F2 की वैल्यू देती है। इसी तरह जहां ओनली अंडर द कंडीशन, इसी तरह फिर अगर इसको मल्टीप्लाई इसको करें तो ये थर्ड नोड की जो फोर्स वैल्यू है ये वाली 3 है, K31 जो है एक नोड पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के ऊपर ये वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू यूनिट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और कोई इर्समेट होगी तो नहीं है, इट इज ओनली फॉर द यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट K1। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप सबको? Yes, sir. ओके जी, ये किसने नो का है? ओके, ये उसी बात को, फोर्सेस एट नोड आई ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट नोड जे कीपिंग ऑल अदर नोड्स फिक्स्ड। ठीक है, K_I_J में फोर्स एट नोड आई बन जाएगी, आई नोड की फोर्स बन जाएगी ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट जे के ऊपर जब जीरो होगा तो ये वही जो बात अभी पीछे करके आए हैं वहां पे। ये बेसिकली क्या हम कह रहे हैं, हमने 2 को फिक्स कर दिया, 3 को फिक्स कर दिया, अब ये तो चीज कोई मूव ही नहीं कर रही ना, तो जो यहाँ के फोर्स होगी तो जब आप इसको खींचेंगे तो ये यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे भी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो वैल्यू वहां पे उस तरह एक्सप्लेन कर देगी। ये बेसिकली यहाँ पे उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो वैल्यू है K1 आ जाएगी और ये K1 आ जाएगी, इन मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिजिकल सिग्निफिकेंस है एलिमेंट 2 के अंदर। फॉर दिस स्पेशल केस एलिमेंट 2 डज नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन। जब हमने 2 पे फिक्स कर दिया तो एलिमेंट 2 की तो कोई कंट्रीब्यूशन ही ना रही ना कि हमने नोड 2 को फिक्स कर दिया, तो सारी चीजें नोड है। तो F1 और Fx दो नोड पे जो फोर्स है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए, पहले नोड और ये पहले एलिमेंट की दूसरी फोर्स है। ये हमारे पास उससे K1 इंटू dx1 माइनस K1x इंटू dx, तो 1 की जो है हमने डिस्प्लेसमेंट 0 की है, ये 1 की है, तो 1 इंटू 1 इक्वल वहां की स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाती है। और जब हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हैं, जितनी फोर्सेस डायरेक्शन में होगी वही ऑपोजिट होगी, तो दे विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। हमने पहले ही बात की थी, दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है दैट्स बेसिकली द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग हवा में मूव करते हैं और उसके बाद दूसरी आती है तो दोनों प्राइम की डिस्टेंस जो है रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द टू वो आएगा, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस विल बी द चेंज इन द स्प्रिंग लेंथ। ये उसी बात को दोबारा एक्सप्लेन किया। फर्स्ट कॉलम हमारी जो है फिजिकल, हैंस द फर्स्ट कॉलम ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज ये, एंड द सेकंड कॉलम ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स ये है जो हमने क्या है, उसमें D2 को हमने 1 किया, बाकी सबको 0 किया। 1 को फिक्स कर दिया, 2 को फिक्स कर दिया। ये आप खुद, अब मैंने जो अभी सारी बातें समझाई हैं उस रेफरेंस से अब आप खुद जरा सोचिएगा ये कैसे बनता है, ये थर्ड कॉलम भी कैसे बनती है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप खुद सोचिएगा। तो पूरा अब तक जितनी प्रॉब्लम जो असाइनमेंट्स आपने जितनी करनी है उसमें आपने ये 6
स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है उसमें ये फॉलो करने हैं 6 स्टेप्स। और रिमेंबर अगले फ्राइडे को मैंने आपकी क्विज भी लेनी है। ओके, तो क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए? सबसे पहले डिस्क्रिटाइजेशन, कनेक्टिविटी, नोडल एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल। मैंने आपको कहा था ना, इसे कभी कनेक्टिविटी टेबल कहते हैं, कनेक्टिविटी चार्ट भी कहते हैं। वो आप बनाएंगे, यानी एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं और नोड्स को डिफाइन करते हैं और उनका आपस का रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। फिर आप एलिमेंट की बेस पे स्टिफनेस मैट्रिक्स को बनाते हैं। फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स को जो है एक्सपेंड करके ग्लोबल मैट्रिक्स को बनाते हैं, ग्लोबल मैट्रिक्स को बनाते हैं। फिर ग्लोबल मैट्रिक्स जब आपने बना ली तो उस पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन आप उस पर अप्लाई करते हैं। जब ये बाउंड्री कंडीशन आप उस पर अप्लाई कर लेते हैं तो फिर आप उसमें जो है रिड्यूस करते हैं उस मैट्रिक्स को, और जो आपकी स्टिफनेस मैट्रिक्स है जहां पे आपकी रिस्क को रिड्यूस करते हैं, अननोन डिस्प्लेसमेंट पे रिड्यूस करते हैं, या उसे रिड्यूस करके छोटी मैट्रिक्स को करते हैं जहां पे आपके कांस्टेंट 0 लगे हैं। और अननोन के लिए नोडल फोर्सेस को आप सारा कंप्यूट करते हैं, पहले अननोन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं और फिर अननोन डिस्प्लेसमेंट्स को फोर्स वाली इक्वेशन में डाल के अननोन फोर्सेस करते हैं। तो अल्टीमेटली तमाम इक्वेशंस के अंदर अननोन डिस्प्लेसमेंट, अननोन फोर्सेस कैलकुलेट करनी है। जहां कहीं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी कि आपने वो कैलकुलेट करनी है, अगर नहीं है तो आप उस सिस्टम के लिए ये इक्वेशंस ऑफ द अननोन डिस्प्लेसमेंट एंड द इक्वेशन ऑफ द अननोन नोडल फोर्सेस वो आपने डेवलप करके वो फाइनल आपका रिजल्ट होगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन द असाइनमेंट्स। ओके, इस तरह हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू एफईएम की स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना और उसको एफईएम के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे मेथड को थॉरोली हमने स्टडी कर लिया। आपको ये सारा मेथड आपको मैंने 2 दफा करवा दिया, लास्ट लेक्चर में भी कराया और आज भी इसका फर्दर करा के 2 दफा रिपीट कर लिया। आई होप कि अब इसमें कोई ऐसा मिसिंग पार्ट नहीं है जो आपके लिए प्रॉब्लम हो और वो बाद में आपके नहीं आता। आप इंशाल्लाह आप बस क्विज जो है मेरा अच्छा करेंगे और असाइनमेंट भी अच्छी करेंगे। मैंने सारी चीजें 2 बार रिपीट कर दी है इस न्यूमेरिकली से रिलेटेड, और बाकी थ्योरी बहुत डिटेल में बार बार आपके साथ डिस्कस करनी है। नाउ वी मूव इनटू ऑनटू द पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच फॉर द स्प्रिंग एलिमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच क्या है, उसको किस तरह हम करते हैं। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का आपको मैंने बताया था पहले। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड है, इसको हम यूज करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए। मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं उसको हम यूज करेंगे फॉर सॉल्विंग इट, और इस तरह हमारा सारा काम जो है उस पे हो जाएगा। तो वन ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड, ये डायरेक्ट मेथड के अलावा एक और अल्टरनेटिव मेथड ऑफन यूज्ड टू डिराइव एलिमेंट इक्वेशन एंड स्टिफनेस मैट्रिक के लिए जो एलिमेंट के लिए होता है। अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट मेथड इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। This method has the advantage of being more general. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मेथड एक जनरलाइज्ड है, स्पेसिफिक केस में नहीं होता। गिवन इन सेक्शन 2.2 में हमने जो ग्लोबल जो डायरेक्ट मेथड यूज किया स्पेसिफिक टू द स्प्रिंग, उसके साथ था एक जनरल मिनिमम पोटेंशियल है। नोडल इक्विलिब्रियम अलोंग विद द स्ट्रेस स्ट्रेन लॉ कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशन के साथ हम मिनिमम एनर्जी इक्वेशन को यूज कर लें इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन। Thus, principle of minimum potential is more adaptable to the determine the element equations. Element के ऊपर जो stiffness equation और FEM equation उसके लिए for complicated elements, जो भी complicated elements हो गए जिसमें number of degree of freedom ज्यादा हो, 1D के बजाय अभी तक हमने linear में किया, जब 2D 3D में जाएंगे ज्यादा elements हो जाते हैं और degree of freedom उसकी बढ़ जाती है, 3 element 4 element हो जाए तो फिर हमारे लिए direct method से problem solve करना काफी complicated होता है। Then we move on to minimum potential energy method. Such plane and stress strain columns exist with plane bending and 3-dimensional solid stress elements। इन सब के लिए फिर minimum potential energy method ज्यादा useful और easy होता है to find the elemental equation। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आपकी अपेंडिक्स ई में बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, एक बार आप जरूर इसको रिवाइज कर लें। मटेरियल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क भी बहुत अच्छा यूजफुल रहता है, और प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल जो है इलास्टिक मटेरियल के लिए यूजफुल रहता है। However, both principles yield the same। आप चाहे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी करें या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क करें या फिर डायरेक्ट मेथड से जाएं या फिर आगे आने वाला वेरिएशन से जाएं, सब आपको सेम एक ही रिजल्ट देंगे। They will give you all the same results। एक सेम रिजल्ट आपके पास होगा।
These other problems are generally classified, तो more principal और minimum potential being included in the general category. Minimum potential के method जो है general category में जब आते हैं तो variational method में ये शामिल होता है as the principle of virtual work भी वहाँ पे variational method में ये include होते हैं, leads to other virtual variational functions, वहां से फंक्शनल मिल जाता है और फंक्शनल की बेस पे जो हम आगे जाके देखेंगे कैसे करते हैं, आज कल के लेक्चर में हम वेडनेसडे को इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. These other problems are generally classified as field problem. जब वन डायमेंशन से हट के आप टू डायमेंशन में जाते हैं या थ्री डायमेंशन में जाते हैं तो all these problems are called the field problem. चैप्टर 13, 14 और उसमें हम जाके फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेथड्स में जाके हम वेरिएशनल मेथड के थ्रू डिटेल में ये मेथड को स्टडी करेंगे. Still other classes of problem solving. उसके बाद एक और है variation formation is not clearly definable. जहाँ पे ये मेथड clearly definable नहीं है या फिर very difficult है, डायरेक्ट मेथड से हम नहीं कर सकते, यानी जहाँ पे हमारे virtual वर्क वाला मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वेरिएशनल मेथड या डायरेक्ट मेथड सारों से हम इक्वेशन को जब ड्राइव नहीं कर पाते तो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम ये आ जाती है, कि हम क्या करें. उसके लिए फिर हमारे पास द ओनली मेथड लेफ्ट इज द वेटेड रेसिड्यूल मेथड, जिसमें से ग्लेरकिन मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है. ग्लेरकिन मेथड इज द बेस्ट मेथड और उस ग्लेरकिन मेथड को यूज करते हुए हम हर तरह की फील्ड प्रॉब्लम्स जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं. इन सेक्शन चैप्टर 3 के 13 पे इसको आके हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे ज़ेड मेथड वगैरह को. हेयर वी प्रेजेंट अभी हम जो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के मेथड को आगे हम अब चलाएंगे, उसको हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में और उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. इसके साथ ही आज का हम लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. वी विल कंप्लीट टुडेस लेक्चर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके पास असाइनमेंट है. ये जो हमने 6 स्टेप्स लिखे थे, ये यहाँ पे जो है मसलन पहला क्वेश्चन जो है इसका, ये असाइनमेंट आपकी ड्यू 25 फरवरी को है और ये 2 बजे तक आपने जमा करा देनी है. मेरा 2 बजे की क्लास शुरू होने से पहले ड्यू है, उसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगी. और इसको आपने हैंड रिटन फॉर्म में उसके स्नैप्स लेके, तो गुजर गया सर. मार्च, ये मार्च लिखा हुआ है, 26 मार्च. ठीक है, यहां से पढ़ भी लेना अगर स्लिप ऑफ द टंग है तो. आपको पढ़ा जा रहा है ये? यस सर. आपने हैंड रिटन सोल्यूशन देना है, उनकी स्नैप लेके सिंगल पीडीएफ फाइल इन पोर्ट्रेट फॉर्म, ये आपने जमा करानी है. अगर मुझे सिंगल फाइल नहीं आएगी और प्रॉपर्ली अरेंज सीक्वेंशियल में तो फिर ही मैं करूंगा, अदरवाइज नॉट एक्सेप्टेबल. मसलन ये पहला सवाल जो है आपका, पहले सवाल में आपको कहीं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो आपने इसको पूरा फॉर्मूले पूरे ड्राइव करके उसके देने हैं इस प्रॉब्लम के लिए. सेकंड वाले में आपको डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो इसके लिए इसको सॉल्व करना है. थर्ड वाले में फिर आपके पास वैल्यूज नहीं दी हुई तो आपको इसके पूरे फार्मूले आपको फाइनल देने, हाउ यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम आफ्टर ऑब्टेनिंग द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक ऑब्टेन करने के बाद. फोर्थ में आपने फिर इसको थर्ड वाले को ही कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस कंडीशन, उसके लिए फिर आपने इसको फॉर्म करना है और इसके फार्मूला पूरी डेरिवेशन देनी है. इन सब की आपने पूरी डेरिवेशन देनी है जहां में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, और जहां पे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी पूरी आपने ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक की डेरिवेशन देनी है. उसके बाद उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के पूरी फाइनल रिजल्ट को कैलकुलेट करना है. सो दिस इज योर प्रॉब्लम, या आपने लाजमी अटेंड करनी है. वंस मोर आई रिमाइंड यू कि नेक्स्ट लेक्चर जो है फ्राइडे को आपकी क्विज है और इंशाल्लाह आप अगले लेक्चर पे मिलेंगे. एक बार फिर आपकी अटेंडेंस को मैं फाइनल कर दूं. हमजा जुल्फकार एब्सेंट है और बाकी सब आ गए, सिर्फ हमजा जुल्फकार अब एब्सेंट है.
only one absent out of 42. Okay, तो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ. Thank you very much. अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो हम अपने मीटिंग कंप्लीट करते हैं, क्लोज कर रहे हैं. वी आर क्लोजिंग आवर मीटिंग. ओके, अल्लाह हाफिज. सर अगर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो लाइक आपको टीम्स पे कांटेक्ट अभी करना है. वेंसडे को है ना, वेंसडे को भी लेक्चर है हमारा. चलिए ठीक है सर, थैंक यू. सर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हो तो एग्जांपल्स करनी चाहिए, वो चैप्टर के पे क्वेश्चंस करने चाहिए. दोनों चीजें आपको करनी चाहिए. ठीक है सर, ठीक है. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज़.